अब हिमाचल प्रदेश में भी जल प्रलय का खतरा मंडरा रहा है। News18.com की रिपोर्ट है कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से 935 नई झीलें बन चुकी हैं। इन ग्लेशियरों की सैटेलाइट के जरिए निगरानी की गई थी, जिसमें वहां सतलुज, ब्यास, चिनाब और रावी नदियों के बेसिन में बनी इन नई झीलों का पता चला। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय के इस इलाके का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से वहां मौजूद ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और वहां हर साल औसतन 80 से 100 नई झीलें बन रही हैं। ऐसे में अगर वहां चमोली जैसी कोई घटना हुई तो इससे भारी नुकसान हो सकता है। नागालैंड विधानसभा में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। नागालैंड विधानसभा में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 में राज्य का दर्जा मिला, लेकिन ये पहला मौका है जब विधानसभा में राष्ट्रीय गान गाया गया। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सभी मंत्री विधायक खड़े हुए और राष्ट्रीय गान गाया। चंडीगढ़ में आज किसानों की महापंचायत होगी। इस पंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी समेत कई दूसरे नेता भी शामिल होंगे। अभिनेता विवेक ओबरॉय को बिना हेलमेट बाइक चलाना महंगा पड़ गया। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर उन्हें 500 रुपए का चालान भेज दिया। विवेक ओबरॉय ने खुद 14 फरवरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो बिना हेलमेट बाइक चलाते दिखाई दिए थे। 2 दिन के प्रयागराज दौरे पर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गंगा की आरती की। वहां मौजूद कई पंडितों ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा करवाई। इस मौके पर वहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती भी मौजूद रहे। यूपी के कानपुर में पुलिस ने अवैध निर्माण को गिरा दिया। इसके लिए पुलिस खुदाई करने वाली एक मशीन लेकर वहां पहुंची और अवैध रूप से बनाए गए मकान को गिरा दिया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक न चली। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नौकरी पक्की करने समेत कई मांगों पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। विपक्ष पहले ही इस मुद्दे पर सदन में नीतीश सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर चुका था और विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही उसने उस पर अमल करना शुरू कर दिया, क्योंकि कांग्रेस के विधायक मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी लेकर विधानसभा पहुंच गए। कांग्रेस विधायक विधानसभा में आज मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी लेकर पहुंचे हैं। यहाँ पर तेल, पेट्रोल, गैस अब खरीद नहीं पाएगी जनता। विपक्ष की सियासी ड्रामे की एक अनोखी तस्वीर आरजेडी के एक विधायक ने भी दिखाई। वो साइकिल पर सवार होकर सदन पहुंचे। उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों की वजह से वो 4 पहिया गाड़ी छोड़कर साइकिल चलाने पर मजबूर हो गए हैं। साइकिल लेकर क्यों पहुंच गए? क्योंकि लगातार पटना में ही देखिएगा पिछले 10 दिनों में 10 बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया गया है। बिहार में पेट्रोल का दाम 90 और डीजल का दाम 85 रुपए के पार जा चुका है, जबकि राजस्थान के कई शहरों में तो पेट्रोल की कीमत शतक लगा चुकी है। जिसके बाद मध्य प्रदेश भी राजस्थान की राह पर चल पड़ा, क्योंकि वहां के कई जिलों में भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा हो गई और महंगाई की मार झेल रहे लोगों की जेब और हल्की होने लगी। मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल के दाम 100 के पार कर गए हैं। जिस पेट्रोल पंप पर हम हैं, वहाँ पर प्रीमियम पेट्रोल 101 रुपया 1 पैसा। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों की वजह से नौबत यह आ गई कि लोग गाड़ियों से चलना बंद करने के बारे में सोचने लगे। कुछ दिन बाद तो ये 100 के प्लस हो जाएगा तो निकालना बंद पड़ जाएगी गाड़ियाँ। भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा में भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो चुके हैं। इस बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों के मुद्दे पर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को धमकाने वाले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बयान उन्हीं पर भारी पड़ता दिखा। एक दिन पहले नाना पटोले ने दोनों फिल्म अभिनेताओं को चेतावनी दी थी कि अगर वो पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो उनकी फिल्मों की शूटिंग नहीं होने दी जाएगी, जिसके बाद कांग्रेस के कई सहयोगी ही उनके बयान की निंदा करने लगे। आरजेडी भी नाना पटोले के बयान पर नाराज दिखी। नाना पटोले जी की अतिरेक की बात से मैं सहमत नहीं हूं। वहीं बीजेपी ने तो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष की भाषा पर ही उंगली उठा दी। ये जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष ने बोला, ये गुंडों की भाषा है। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस भी नाना पटोले के बयान पर सफाई देने की कोशिश करने लगी। अभिव्यक्ति की आजादी में कांग्रेस या कोई साथी कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। कोई फिल्म शूट करे, रिलीज करे,
नाना पटोले को हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद वो अपने धमकी भरे बयान की वजह से सुर्खियों में आ गए। इस बीच शिवसेना नाना पटोले के बयान के समर्थन में दिखी और उसने लोगों की नाराजगी की बात करते हुए उनके बयान को सही ठहराया। नाना पटोले साहब का जो वक्तव्य है, नहीं वो वक्तव्य है, मतलब गुस्सा है ना, सही है ना। यूपी में सियासी जमीन दोबारा हासिल करने में जुटी कांग्रेस अब किसानों के सहारे अपने लिए अवसर तलाश रही है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस किसानों को लेकर कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। प्रियंका गांधी आज मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगी और वहां किसानों की महापंचायत में शामिल होंगी। इस दौरान वो किसानों को संबोधित भी करेंगी। किसान पंचायत में कोई कसर बाकी ना रहे, इसके लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक दिन पहले ही वहां डेरा जमा लिया। वो अपने समर्थकों के साथ पंचायत वाली जगह पर पहुंचे और सुरक्षा का जायजा लिया। हरियाणा के करनाल में कुछ नगर निगम पार्षदों ने 4 अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई के विरोध में नगर निगम दफ्तर में खूब हंगामा किया। वहां टाउन प्लानर के साथ मिलकर उन अवैध कॉलोनियों में मौजूद 7 दुकानों को गिरा दिया गया, जिसके विरोध में कुछ पार्षद इकट्ठा होकर नगर निगम के दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने विक्रम कुमार नाम के टाउन प्लानर का घेराव कर लिया। हंगामा बढ़ता देख मेयर रेणु बाला गुप्ता और डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव इन लोगों को शांत करने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन वो उनके सामने भी बवाल करने से नहीं चुके। कुछ देर बाद नगर निगम पार्षदों की मेयर और डिप्टी कमिश्नर के साथ बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि पहले से बने मकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। जिसके बन गए, अगर कोई आगे नींव से शुरू करेगा, नींव गिरेगी। इस बैठक में लिए गए फैसले के बाद नगर निगम के पार्षद तो शांत हो गए, लेकिन डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने यह साफ कर दिया कि सख्ती आगे भी जारी रहेगी। FIR दर्ज करके कार्रवाई कराएंगे, सारी की सारी ऐसी रजिस्ट्री को रद्द किया जाएगा। इस बवाल से पहले नगर निगम का पंजा 4 अवैध कॉलोनियों की कुछ इमारतों पर चला, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। एक तस्वीर में खुदाई करने वाली 2 मशीनें 2 इमारतों को गिराती दिखी। जम्मू कश्मीर के रामबन के रामसू इलाके में पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर अचानक सड़क पर आ गया, जिससे जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया। पहाड़ टूटने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि पहाड़ का एक हिस्सा खिसक कर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आ गया। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद रहे, जो इस घटना को देखकर खौफ से भर गए। सड़क पर मलबे का ढेर जमा हो गया, जिसे हटाना अब उनके लिए एक चुनौती है। पिछले कई दिनों से रामसू इलाके में पहाड़ों से लगातार मलबा आ रहा है, जिसे हटाने का काम जारी है। जयपुर के कोटखावदा में किसान रैली के बहाने कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन किया। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी एक किसान रैली की थी, जिसमें पायलट को न मंच पर जगह दी गई थी और न ही भाषण देने का मौका मिला था। माना जा रहा है कि इस रैली के जरिए पायलट और उनके समर्थकों ने उसी अपमान का बदला लिया, क्योंकि कहने को तो वहां कृषि सुधार कानूनों के विरोध में रैली की गई, लेकिन उसमें आई भीड़ को देखकर ऐसा लगा मानो पायलट गहलोत और राहुल गांधी को अपना दम दिखा रहे हैं। सचिन पायलट की किसान रैली चल रही है और रैली की तस्वीर नज़र देखिए कि किसान रैली से ज़्यादा सचिन पायलट को लेकर नारेबाजी हो रही है। इस रैली में पायलट जैसे ही मंच पर पहुंचे, उनके समर्थकों का उत्साह दुगना हो गया। यही नहीं, उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते हुए नारे भी लगाए। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? हालांकि पायलट ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए केवल कृषि सुधार कानून के विरोध में बात की, लेकिन इशारों में उन्होंने ये जरूर जता दिया कि गहलोत उन्हें हल्के में ना लें। किसान रैली के दौरान मंच पर सचिन पायलट के गुट के माने जाने वाले 13 और गहलोत गुट के कहे जाने वाले 2 विधायक मौजूद रहे। बताया गया कि इस रैली को सफल बनाने के लिए पायलट गुट के विधायकों ने दिन रात एक कर दिया, क्योंकि वो राहुल गांधी की रैली से अधिक भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। वाराणसी में गंगा घाटों पर होने वाली गंगा आरती के लिए अब रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। News18.com की रिपोर्ट है कि वाराणसी के डीएम ने गंगा के घाटों पर होने वाली सभी आरतियों के लिए नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी कर दिया है, जिसके बाद आरती करने वाली संस्थाओं और पुजारियों को नगर निगम की ओर से घाटों पर जगह दी जाएगी। यही नहीं, इन सभी संस्थाओं और पुजारियों को हर साल नगर निगम से अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना होगा। जिला प्रशासन को यह फरमान उस वक्त जारी करना पड़ा जब 80 घाट पर 2 संस्थाएं गंगा आरती के लिए आमने सामने आ गई। पिछले 3 दिन से 80 घाट पर सुबह ए बनारस नाम की संस्था ने शाम की आरती शुरू कर दी, जिसका गंगा सेवा समिति ने विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि सुबह ए बनारस पहले सिर्फ सुबह की गंगा आरती करती थी।
विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने घाटों पर आरती के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने का नियम बना दिया, जो अगले महीने से लागू हो जाए। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से पुलिस ने आतंकियों के 2 मददगार को पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से पुलिस ने आतंकियों की मदद करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर लश्कर से जुड़े आतंकियों की मदद करने का आरोप है। खबर है कि इन दोनों को सुरक्षा बल पर ग्रेनेड से हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी टीएमसी आज चुनावी स्लोगन जारी करेगी। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के रतलाम में सेल्फी लेने के दौरान एक लड़की कुएं में गिर गई। लड़की की चीख सुनने के बाद एक लड़के ने उसे बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई, जिसके बाद रस्सी के जरिए दोनों को कुएं से बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। बिहार के बेतिया में घर में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में इस आग ने कई और घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और आग बुझाने में सब जुट गए। लेकिन ये आग इतनी भीषण थी कि उसमें सब कुछ जलकर खाक हो गया। हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों ने पहले एक आदमी से लूटपाट की और फिर जाते वक्त ढाबे पर खाना खा रहे एक शख्स को गोली मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में नर्मदा जयंती के मौके पर श्रद्धालुओं ने नर्मदा में 525 मीटर की चुनरी चढ़ाई। मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती काफी धूमधाम से मनाई जाती है और इस बार तो वहां नर्मदा को 525 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाएगी। इसके लिए कई नावों का इस्तेमाल किया गया। पहले इन नावों को एक कतार से खड़ा किया गया, जिसके बाद वो चुनरी समेत नदी की धारा में आगे बढ़ने लगी। हर नाव पर कई लोग सवार थे, जिन्होंने चुनरी को थाम रखा था। इस दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालु किनारे पर भी मौजूद थे, जिन्होंने नर्मदा की पूजा अर्चना की। इसी तरह जबलपुर में भी नर्मदा जयंती को धूमधाम से मनाया गया। इसके लिए वहां 56 भोग का प्रसाद तैयार किया गया। बताया गया कि अलग अलग तरह के इन पकवानों को पिछले 10 दिन से तैयार किया जा रहा था, जिसे बाद में श्रद्धालुओं में बांट दिया गया। इसी मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने का ऐलान कर दिया। इराक में कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या और कोरोना का नया रूप मिलने के बाद वहां की सरकार ने फिर लॉकडाउन लगा दिया। अभी ये पाबंदी 2 हफ्तों के लिए लगाई गई है। इस फैसले के बाद वहां के सभी शॉपिंग मॉल, दुकानें, स्कूल, यूनिवर्सिटी, जिम और रेस्टोरेंट अगले 14 दिनों तक बंद रहेंगे, जिसका वहां के कुछ संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया। राजधानी बगदाद के एक मशहूर चौराहे पर जमा होकर इन संगठनों ने जुड़े लोगों ने लॉकडाउन लगाने के फैसले के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान उनके हाथों में झंडों के अलावा कुछ तख्तियां और बैनर दिखाई दिए, जिनकी मदद से उन्होंने वहां की सरकार से दोबारा लगी सभी पाबंदियों को हटाने की मांग की। इस विरोध के बीच वहां की सरकार ने बताया कि मार्च के आखिर तक वो वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर देगी, जिसके बाद लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। बड़ी खबर बता दें आपको, अमरावती में 24 घंटे में 558 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के नए केस अमरावती में सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार कोरोना धीरे धीरे पैर पसार रहा है और ये नया मामला अमरावती का, जहां पर पिछले 24 घंटे में 598 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 598 ये आंकड़ा 24 घंटे। नागपुर में भी केस बढ़ रहे हैं और लगातार धीरे धीरे कोरोना पैर पसार रहा है। और अमरावती में कोरोना का कहर, जहां पिछले 24 घंटे में 598 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अमरावती में लगातार केस बढ़ रहे हैं और WHO में भी पहले कहा गया था कि लगातार धीरे धीरे कोरोना पैर पसार रहा है, इसलिए लापरवाही ना बरते जनता। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, पिछले 24 घंटे में 598 नए केस। हाँ बिल्कुल जी, पर आपने देखी जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार कोरोना को लेकर काफी ज्यादा चिंतित, उन्होंने कुछ ही दिन पहले अमरावती, अकोला और यवतमाल में साफ तौर पर काफी रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र अमरावती में आज शाम 7 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है, ताकि कोई भी घर से बाहर ना निकले और किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जो आज के आंकड़े आए अमरावती के, वो काफी चौंकाने वाले हैं। 558
कोरोना के नए मामले हैं और ये आंकड़े सिर्फ 24 घंटे के अंदर आए हैं, जिसमें एक की मौत भी हो चुकी है। तो अपने आप में ये जो एक एपिक सेंटर बनता जा रहा है अमरावती, वो महाराष्ट्र सरकार के लिए काफी चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले वहाँ पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो अपने काफी ज्यादा चिंता की बात है। वही दूसरी तरफ महाराष्ट्र के जो नागपुर है, वहां पर भी कोरोना को लेकर अच्छी खबर नहीं है। 24 घंटे में 754 नए मामले नागपुर में आए हैं और 24 घंटे के अंदर 8 लोगों की मौत नागपुर में हुई है। तो जिस तरीके से कोरोना लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग जिले, अलग अलग शहर में फिर से एक बार अपने पैर पसार रहा है, तो ये महाराष्ट्र सरकार के लिए काफी चिंता की बात है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने बार बार इंडिकेशन दे दी कि अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो कोरोना के नियम है उसको पालन नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में कोई बड़ा कदम उठा ले। जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही अमरावती, अकोला और यवतमाल में महाराष्ट्र सरकार ने बड़े आदेश लेते हुए काफी बड़े रेस्ट्रिक्शन उसमें लगाए हैं। उसके साथ ही साथ मुंबई में भी कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी बीएमसी लगातार स्ट्रिक्ट जो रूल्स और रेगुलेशन उसको काफी स्ट्रिक्ट कर रही है। और शुक्रिया विवेक। अपने बंगाल दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने कोलकाता में एक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर अमित शाह ने सुभाष चंद्र बोस की विरासत को आगे ले जाने का वादा किया और एक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इस रैली में शामिल युवा करीब 900 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और लोगों के बीच नेताजी के काम और संस्कार का प्रचार करेंगे। अपने बंगाल दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में शौर्यांजलि कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और लोगों को भरोसा दिलाया कि बीजेपी सुभाष चंद्र बोस के काम और संस्कार दुनिया भर में फैलाएगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, जो कमेटी ये सुनिश्चित करेगी कि सुभाष बाबू का जीवन दुनिया भर में जहां जहां भारतीय बसे हैं वो चिरकाल तक याद करें। खबर है कि रक्षा मामलों पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रफाल और चीन से जुड़ा मुद्दा उठाया और जबरदस्ती बहस की। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि राहुल गांधी ने बैठक में मौजूद विपिन रावत से कई सवाल पूछे। खबर है कि उन्होंने सबसे पहले रफाल की खरीद की बात की, जिसके बाद उन्होंने भारत और चीन का मामला उठाया और दोनों देशों के सीमा से वापसी से जुड़े कई सवाल पूछे। यही नहीं, खबर है कि कमेटी के बीजेपी सांसदों ने इस पर आपत्ति भी जताई और कहा कि राहुल गांधी तय एजेंडे से न भटकें, क्योंकि पता चला है कि बैठक में रक्षा क्षेत्र के बजट पर चर्चा होनी। लेकिन राहुल गांधी नहीं माने और लगातार मनमाने सवाल पूछते रहे, जिसके बाद समिति के अध्यक्ष जुएल ओराम नाराज हो गए और उनकी राहुल से तीखी बहस हुई। एजेंडा चलता हो और उस एजेंडा से कोई अगर बाहर सदस्य बात करे तो उसको सेटराइट करने का काम चेयरमैन का है, वही मैं करता हूँ। पाकिस्तान के क्वेटा में बलूच समुदाय के लोगों ने इमरान सरकार और वहां की सेना के जुल्म से तंग आकर प्रदर्शन किया। राजधानी इस्लामाबाद में पहले से ही बलूच समुदाय के लोगों ने हल्ला बोल रखा है और अब क्वेटा शहर के लोगों ने भी सरकार के अत्याचार से परेशान होकर जंग छेड़ दी है। बलोच समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर इमरान सरकार की ज्यादती के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सभी प्रदर्शनकारियों के हाथों में उन लोगों की तस्वीरें भी नजर आईं जिन्हें बलूचिस्तान के मुद्दों को उठाने पर वहां की सेना ने या तो गायब करवा दिया या फिर जेलों में बंद कर दिया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जेल में बंद लोगों को रिहा करने और लापता लोगों को खोज निकालने की मांग की। डेनियल मेदवेदेव ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच गए। रूस के टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने सेमीफाइनल में ग्रीस के स्टेफनोस tsitsipas को 6-4, 6-2 और 7-5 से हराया। अब रविवार को फाइनल में मेदवेदेव का मुकाबला सर्बिया के नोवाक जोकोविच के साथ होगा। महाराष्ट्र के नागपुर में इस साल अब तक सबसे ज्यादा 644 कोरोना केस सामने आए। साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर में भी पिछले 24 घंटों में कोरोना के 126 नए मरीज मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम ने छात्रों को संबोधित किया और युवाओं के पास भविष्य को बदलने की ताकत होने की बात कही। साथ ही उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वो फैसले लेने में न डरें। 1830 में बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा विलेज स्कूल थे। पूर्व तेज गेंदबाज चमिंडा वास को श्रीलंका क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच बनाया गया। वो मार्च में वेस्टइंडीज दौरे में ये जिम्मेदारी संभालेंगे। दावा किया गया कि पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में एक बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला किया गया। बीजेपी ने इस हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन टीएमसी ने इन आरोपों को गलत करार दिया।
बीजेपी लोगों का जो टारगेट है, जो बंगाल को अशांत करना। महाराष्ट्र के भंडारा में अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत के मामले में 2 नर्सों के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। पिछले महीने वहां के जिला अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की जलकर मौत हो गई थी। इस 2 नर्सेज के खिलाफ में गुनाह दर्ज किया गया है। लेकिन नर्सों पर मामला दर्ज किए जाने से बीजेपी भड़क गई और उसने सरकार पर गुनहगारों को बचाने का आरोप लगा दिया। महाराष्ट्र सरकार न केवल लीपापोती कर रही है, लेकिन किसी न किसी को ये बचाने की साजिश कर रही है। भारत और चीन के बीच एलएसी विवाद पर आज मोल्डो में 10वें दौर की बैठक होगी। एलएसी के पास विवाद वाली जगह से चीन की सेना के पीछे हटने के बाद दोनों देशों के कमांडरों के बीच ये पहली बैठक होगी। न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर है कि इस बैठक में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान में सेना की तैनाती हटाने को लेकर चर्चा होनी है। पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिण किनारे से चीन की सेना के पूरी तरह हटने के बाद ये बैठक हो रही है। हालांकि इस बैठक से पहले चीन ने गलवान में हुई झड़प पर प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर दबाव बनाने की कोशिश की है। समझौते के तहत चीन की सेना एलएसी पर काफी पीछे हट चुकी है और दोनों देशों के बीच 10वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत होने वाली है। लेकिन इस बातचीत से पहले चीन ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। चीन ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो शेयर किए हैं जो पिछले साल जून में गलवान घाटी के बताए जा रहे हैं। इनमें एक वीडियो में भारतीय फौज चीन की सेना के सामने डटी नजर आई। हालांकि चीन ने इन वीडियो के जरिए भारतीय सेना को आक्रामक दिखाने की कोशिश की, लेकिन 10वें दौर की बैठक से पहले इसे चीन की दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है। लद्दाख में पैंगोंग झील के पास के इलाकों से चीनी सेना पीछे हट चुकी है, जबकि 10वें दौर की बैठक में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान में सैनिकों को हटाने पर चर्चा होगी। श्रीनगर में आतंकियों ने पुलिस वालों पर कायराना हमला किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। थाने के पास निहत्थे खड़े पुलिस वालों को आतंकियों ने धोखे से पीठ पर गोली मारी, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में एक आतंकी कपड़ों में राइफल छुपाकर लाता हुआ दिखा और पुलिस वालों के पास पहुंचते ही उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा। जब तक कोई कुछ समझ पाता 2 पुलिस वाले जख्मी हो चुके थे। बुजदिल आतंकी फायरिंग करने के बाद उल्टे पांव भाग गया। जब वो फायरिंग करता है, ये वो दुकान है शिव शक्ति स्वीट, यहाँ पे ये दुकान खुली थी। यहाँ पे कुछ लोग उसमें भी दिख रहे हैं, जो बाद में बाकी लोग यहाँ की तरफ भाग रहे हैं और लगता है कि वो वहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ही वो गिर गए हैं पुलिस के लोग। जिस जगह पर यह हमला हुआ वो पुलिस स्टेशन के बेहद करीब है, इसलिए पुलिस वाले अक्सर यहाँ चाय पीने आया करते हैं। घटना के वक्त भी पुलिस वाले बिल्कुल निहत्थे चाय पीने के लिए ही आए थे, लेकिन बुजदिल आतंकी उन्हें पीठ पर गोली मारकर भाग निकला। फौरन जख्मी हुए पुलिस वालों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। दूसरी तरफ इलाके की पूरी तरह नाकेबंदी कर आतंकी की तलाश शुरू हो गई, लेकिन आतंकी का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने गोली चलाने वाले आतंकी की पहचान जरूर कर ली, जिसका नाम साकिब मंजूर बताया गया। सीसीटीवी फुटेज में साकिब का चेहरा साफ दिखाई दिया। उसकी कुछ और तस्वीरें एजेंसियों के पास पहले से मौजूद थीं, जिनसे उसका चेहरा मिलाकर देखा गया। साकिब मंजूर का ताल्लुक टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन से बताया गया। वहीं गोली लगने के बाद जख्मी हुए दोनों पुलिस वालों की जान बचाई नहीं जा सकी, जिसके बाद उनके घरों में मातम शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारियों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद पुलिस कर्मियों को अंतिम विदाई दी। उसी वक्त घर की महिलाओं के रोने की आवाजें गूंजने लगी। आसपास के लोग भी घर वालों को ढांढस बंधाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच गए। हमले के थोड़ी देर बाद टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ले ली। सूत्रों के मुताबिक टीआरएफ एक ऐसा संगठन है जिसके लश्कर तैयबा ही चलाता है। इस संगठन का पिछले कुछ दिनों में कई मामलों में नाम आया। सोमवार को एक ढाबे पर हुए हमले की जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ही ले ली थी। जिस ढाबे पर हमला हुआ था वो उस जगह से बेहद करीब था जहां जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए विदेशी राजनयिक ठहरे हुए थे। अक्टूबर 2020 में जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई थी और उस हमले की जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ही ली थी। सूत्रों के मुताबिक लश्कर ने ही पिछले साल 2 नए संगठन बनाए थे, जिनमें एक टीआरएफ और दूसरा टीएमआई है। एफएटीएफ की लश्कर पर सख्त निगरानी होने की वजह से ये नए संगठन बनाए गए जो कश्मीर में आतंक की फसल बोने में लगे। लेकिन सुरक्षा बल की तरफ से आतंक की फसल को बर्बाद करने का अभियान भी जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां और बडगाम में हुई अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बल के जवानों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों को ठिकाने लगाने का अभियान एक दिन पहले शुरू किया गया
और शोपियां के जिस इलाके में तीनों आतंकी छिपे थे वहां जवानों ने सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सेना के कई जवान उस इलाके में तैनात हो गए जहां तीनों आतंकी छिपे थे। बताया गया कि आतंकियों ने एक घर में कुछ लोगों को बंधक बनाकर बचने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी ये चाल भी नाकाम रही। 3 टेररिस्ट मारे गए जो अलबदर से ताल्लुक रखते हैं, तीनों लोकल मिलिटेंट हैं। शोपियां की तरह बडगाम में भी एक आतंकी सुरक्षा बल की गोलियों से घायल हो गया, हालांकि वो मुठभेड़ वाली जगह से भागने में कामयाब रहा। बडगाम में हुई मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया। शहीद जवान को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ का एक छोटा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया, जिसे जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला हाईवे बंद हो गया। पिछले कई दिनों से रामसू इलाके में पहाड़ों से लगातार मलबा आ रहा है, जिसे हटाने का काम जारी है। लेकिन रास्ता साफ होने से पहले ही एक बार फिर पहाड़ का एक हिस्सा खिसक कर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आ गिरा। इसके बाद वहां धूल का गुबार छा गया। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद रहे जिन्होंने इस घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर दिया। फटिया 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 बहुत खतरा बन चुका है स्लाइड आते हुए, और बहुत ये आई 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 यो लो। पहाड़ टूटने की इस घटना को देखकर वहां मौजूद लोग खौफ से भर गए। लोगों को ये डर भी था कि पहाड़ से अभी और मलबा आ सकता है, जिसकी वजह से वो लोग दूसरे लोगों को दूर हटने के लिए कहते रहे। फिर आ रहे हैं, दूर हो जाओ, दूर। इस घटना के बाद प्रशासन के लोगों की परेशानियां बढ़ गईं, क्योंकि हाईवे पर मलबे का ढेर जमा हो गया, जिसे हटाना अब उनके लिए एक चुनौती है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक लड़की से हुई छेड़खानी के आरोप पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एक गुट के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक लड़के पर उनकी लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। मारपीट की इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिनमें एक तस्वीर में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते नजर आए। थोड़ी देर बाद दोनों तरफ से ताबड़तोड़ डंडे चलने लगे। लात और घूंसों की आजमाइश भी इस लड़ाई में खूब हुई। घर की महिलाएं भी अपना हाथ आजमाने में पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी जमकर डंडे बरसाए। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां चीख पुकार मच गई। डंडों की मार से खुद को बचाते हुए कुछ लोग तो पास के नाले में गिर पड़े। इस मंजर को देखकर ऐसा लगा जैसे सभी लोगों के सिर पर खून सवार हो। थोड़ी देर बाद मारपीट तो रुक गई, लेकिन दोनों ओर के लोगों में तीखी बहस का सिलसिला जारी रहा। बताया गया कि मारपीट की इस घटना में 6 लोग घायल हो गए, जबकि 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार। खबर है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होंगी, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल बैठक में शामिल होंगे। विकेट कीपर ऋषभ पंत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में ऋषभ पंत स्पाइडरमैन की तरह जिम में कसरत करते दिखाई दिए। खबर है कि दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज और दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलने वाले कखीजो रबाडा आईपीएल के शुरुआती मुकाबलों में शामिल नहीं होंगे। रबाडा इस दौरान अपने देश के लिए खेलना चाहते हैं। आईपीएल 2021 की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। यूपी के कानपुर में पुराने विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। आरोप है कि ठेकेदार राजकुमार अपने एक साथी के साथ बैठे हुए थे, तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। बिहार के मधुबनी से पुलिस ने छापा मारकर काफी मात्रा में विदेशी शराब की बोतलें जब्त कर ली। हालांकि छापे के दौरान आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। रितेश देशमुख का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में रितेश देशमुख अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ एक नाव पर मस्ती करते दिखाई दिए। पिछले साल एलएसी पर हुई झड़प में चीन ने अपने सैनिकों की मौत की बात कबूल कर ली। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि करीब 8 महीने बाद चीन ने माना कि गलवान में भारतीय सेना के साथ हुई झड़प में उसके जवान मारे गए थे। हालांकि चीन ने इस घटना में अपने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कही और 1 सैनिक के घायल होने का जिक्र किया, लेकिन माना जा रहा है कि चीनी सैनिकों की मौत का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। चीन उन आंकड़ों को छिपाकर चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है। पिछले साल जून के महीने में हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि दुनिया की कई एजेंसियों ने चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत का दावा किया था। हालांकि अब समझौते के तहत चीन की सेना एलएसी पर काफी पीछे हट चुकी है
और दोनों देशों के बीच 10वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत भी होने वाली है। इस बातचीत से पहले चीन ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। चीन ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो जारी किए जो पिछले साल जून में गलवान घाटी के बताए गए। इनमें एक वीडियो में भारतीय फौज चीन की सेना के सामने डटी नजर आई। हालांकि चीन ने इन वीडियो के जरिए भारतीय सेना को आक्रामक दिखाने की कोशिश की, लेकिन 10वें दौर की बैठक से पहले इसे चीन की दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है। लद्दाख में पेंगोंग झील के पास के इलाकों से चीनी सेना पीछे हट चुकी है, जबकि 10वें दौर की बैठक में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान में सैनिकों को हटाने पर चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ महिलाओं ने मिलकर एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि उनके बीच गांव के रास्ते को चौड़ा करने के मुद्दे पर विवाद हुआ था, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिनमें एक तस्वीर में वो आदमी रास्ता चौड़ा करने के काम में जुटी एक महिला को धक्का देता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद वहां मौजूद कई महिलाएं उस पर पत्थर और लाठी लेकर टूट पड़ी। सबसे पहले एक महिला ने उस पर मिट्टी के बड़े ढेले से वार किया और उससे भिड़ गई, जिसके बाद वो आदमी उस महिला पर घूंसे बरसाने लगा। इस बीच उस महिला ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके गिरते ही दूसरी महिलाएं उस पर टूट पड़ी। एक महिला तो उस पर लाठी से ताबड़तोड़ वार करने लगी, जबकि दूसरी महिलाएं उस पर पत्थर बरसाने लगी। जमीन पर गिरा वो आदमी महिलाओं की गिरफ्त से छूटने की हर मुमकिन कोशिश करने में जुटा रहा, लेकिन उसकी एक न चली। इस दौरान एक दूसरी महिला ने उसे बचाने की कोशिश की। इसी बीच वहां एक बुजुर्ग आदमी पहुंचा और वो मारपीट कर रही महिलाओं पर लाठी लेकर टूट पड़ा, जिसकी वजह से जमीन पर गिरा आदमी छूट गया। हालांकि इसके बाद भी वहां काफी देर तक बवाल होता रहा। असम के माजुली में लोगों ने पुल की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनूठे तरीके से आभार जताया। माजुली में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे दीपावली जैसा नजारा दिखाई दिया। इलाके के लोगों ने 1 लाख दियों की मदद से थैंक यू मोदी जी लिखकर प्रधानमंत्री का आभार जताया। 2 दिन पहले पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम में माजुली में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया था। अब बात कोरोना से जारी जंग से जुड़ी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, फिर भी हम सबको कुछ सावधानियां बरतनी है। कोरोना से लगातार जंग जारी है और इसके लिए मास्क पहनना जरूरी है, बार बार हाथ धोना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है 2 गज की दूरी। कोरोना से जंग में ये सावधानियां आज भी हैं जरूरी।